हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 92 में आपसे का स्वागत है। चलिए हम लोग आज पॉलिटिकल का साइंस का 40 क्वेश्चन देखेंगे और ज्योग्राफी का दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के तीसरे स्तंभ के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो WTO को जानता है। किसे जाना जाता है? WTO को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में इसके 164 सदस्य हैं WTO में दोस्तों। विश्व बैंक 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में IMF के साथ बनाए गए 5 स्थानों में से यह एक ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहन है दोस्तों। विश्व बैंक के 189 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है दोस्तों। IMF देखिए 22 जुलाई 1944 को IMF की कल्पना की गई थी और यह 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आया, जब 29 देशों ने समझौता पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। इसके मूल रूप से 45 सदस्य थे। भारत संस्थापक सदस्य हैं। IMF वर्तमान में 190 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है दोस्तों। देखिए भारतीय संविधान ने जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक सहायता सूचित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को किस वर्ष अपनाया दोस्तों? ये अपनाया था 1949 को। किस वर्ष अपनाया था? 1949 को दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यपाल के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। उसे राष्ट्रपति द्वारा उसके हाथ और मुहर के तहत अधिपत्र पर नियुक्त किया जाता है दोस्तों। ये आपका सही है दोस्तों। लेकिन राज्यपाल परिलब्धि भत्ते और विशेषाधिकार राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये आपका गलत है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और देखिए वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी नागरिक को कार्यवाही से मुक्त होता था। वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी नागरिक का कार्यवाही से मुक्त होता है। तो ये भी आपका गलत है दोस्तों। आपका 2 और 3 गलत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए कौन सा देश बेल्जियम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं दोस्तों? बेल्जियम से सीमा साझा नहीं करते, वो आपका कौन सा देश है? तो आपका स्वीडन है दोस्तों। कौन है? स्वीडन दोस्तों बेल्जियम के साथ सीमा साझा नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। भारतीय संविधान में 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा ने संविधान तैयार करने के लिए 22 समितियाँ थी दोस्तों। कितनी समितियाँ थी? 22 समितियाँ थी दोस्तों। कितनी? 22 समितियाँ थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत का संविधान आधिकारिक रूप से संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा के निपटने के लिए संविधान सभा ने 22 समितियों का गठन किया दोस्तों। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति गठन किया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। लॉकडाउन के दौरान किसने भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए गए असाधारण शक्तियों को कानूनी आधार दिया दोस्तों? तो देखिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है और महामारी अधिनियम 1897 दोस्तों। 2 और 4 आपका सही है दोस्तों। कौन? 2 और 4 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर भारत के आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी संस्थागत ढांचा प्रदान किया गया था। भारतीय संघीय ढांचे आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। NDM को औपचारिक रूप से 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार इसके अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री और 9 अन्य सदस्य और उपाध्यक्ष के रूप में नामित इस तरह के सदस्य के साथ स्थापित किए जाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। केंद्र सरकार योजना, नीतियों और दिशा निर्देशों का पालन करती है और तकनीक, वित्तीय रसद सहायता प्रदान करती है, जबकि जिला प्रशासन के राज्य स्तरीय एजेंसियों सहयोग से अधिकांश संचालन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पॉवेल के अनुसार किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को 3 स्तरों में आंका जा सकता है। इन स्तरों की पहचान कीजिए। इन स्तरों की पहचान करना दोस्तों। तो देखिए राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर और नीति स्तर है दोस्तों। आपका तीनों से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। किसी निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है दोस्तों? लोकतंत्र के लिए जो चुनौती नहीं है, बल की शक्ति का उपयोग है दोस्तों। राजनीतिक अपराधीकरण ये भी है, लेकिन नियमित चुनाव लोकतंत्र की चुनौती नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए लोकतंत्र की चुनौती देना, चुनावों की हेराफेरी, चुनाव में बाहुल और धन संपत्ति का उपयोग, महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधि संस्थानों और अलोकतांत्रिक कार्य, चुनावों का आपराधिकरण, सामाजिक विभाजन और उनकी मांगें, नस्लवाद,
नक्सलवाद और उग्रवाद जैसी मूलभूत चुनौतियाँ, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव का भ्रष्टाचार। लोकतंत्र में किसी देश के लोग उसके नेता या प्रमुख के चयन में शामिल होते हैं। जनता सरकार अपनाने की प्रक्रिया में शामिल होती है। सत्ता में लाने के लिए उन्हें किसी भी पार्टी को अपनी इच्छा से वोट देने का अधिकार है। वोट का अधिकार धन या वर्ग या जाति द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। कौन सा कथन सही है दोस्तों? सांप्रदायिक वर्गीय मतदाताओं की एक प्रणाली को शुरू किया गया था। भारत सरकार एक संघीय प्रणाली की, देखिए दोस्तों, सांप्रदायिक और वर्गीय मताधिकार 1919 में नहीं होता, ये 1909 में हुआ था दोस्तों। और संघीय प्रणाली की शुरुआत जो हुआ था ये आपका 1935 में हुआ। कब हुआ था? 1935 में दोस्तों। 10 प्रांतों की सदनीय विधायिका की स्थापना ये भी दोस्तों आपका 1935 में ही किया गया था दोस्तों, चुनाव हुआ था। आपका इसमें कोई भी सही नहीं है दोस्तों, सभी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में फिर रिपीट हो गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था निम्न से किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो विकेंद्रीकरण पर। किस पे दोस्तों? विकेंद्रीकरण पर आधारित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था निम्न से किस सिद्धांत पर आधारित है? ये भी विकेंद्रीकरण पर ही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है दोस्तों? ये आपका अनुच्छेद 84 होगा। क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 84 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये आपका सरदार पटेल को द्वारा किया। किसके द्वारा दोस्तों? सरदार पटेल के द्वारा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राजशाही के बारे में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो राजशाही को देखिए, एक राजशाही में लोग सम्राट के लिए निर्णय के बारे में सवाल उठा सकते हैं, ये नहीं हो सकता दोस्तों, ये आपका गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य कौन नहीं है दोस्तों? राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो पदेन सदस्य नहीं, वो भारत के विधि आयोग पदेन सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार के नहीं हो सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं। तो 2-3 सही है, लेकिन 3 आपका गलत है। चलिए हम लोग देखिए कौन कौन सदस्य हैं तो दोस्तों। देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय आयोग और महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग के पदेन सदस्य होंगे। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव भारत में चुनाव प्रचार के लिए आदर्श आचार संहिता की निम्नलिखित विशेषता में सही विकल्प चुनिए। कोई भी दल या उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए किसी उपासना स्थल का प्रयोग नहीं कर सकता। उपासना स्थल का प्रयोग नहीं कर सकता है आपका, ये सही है दोस्तों। कोई भी दल उम्मीदवार चुनाव के लिए सरकारी वाहन, वायुयान, अधिकारी, कर्मचारी का उपयोग नहीं कर सकता, ये भी आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका दोस्तों 1 और बी दोनों सही है दोस्तों, लेकिन एक बार चुनाव की घोषणा हो जाने पर बाद मंत्रीगण केवल परियोजनाओं को शिलान्यास नहीं, ये आपका गलत है दोस्तों। आपका ए और बी सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए कौन सा कथन मिनर्वा मिल के बारे में सही नहीं है दोस्तों? मिनर्वा मिल्स के बारे में जो सही है, यह माना गया कि संविधान के मूल ढांचे को संविधान संशोधन द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। यह माना गया कि संविधान के मूल ढांचे को संविधान संशोधन द्वारा भी निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस मामले का निर्णय वर्ष 1980 में हुआ था दोस्तों, ये सही है दोस्तों। आपका यहाँ पूछ रहा है कि गलत दोस्तों, पूछ रहा है कि कौन सा मिनर्वा मिल्स के बारे में सही नहीं है। तो यह माना गया कि संविधान में मूल ढांचे के संविधान संशोधन द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता, ये आपका गलत है दोस्तों, किया जा सकता है। इसके बाद देखिए इस मामले का निर्णय 1980 में ये सही है। इसमें बुनियादी संरचना सुविधाओं की सूची 2 विशेषताएं जोड़ी गई, वे मौलिक अधिकारों डीपीएसपी के बीच न्यायिक समीक्षा का संतुलन है, ये भी सही है दोस्तों, लेकिन एक आपका गलत था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलो। संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और विधि नियम दोस्तों संविधान की संघीय विशेषता होता है। न्यायिक समीक्षा संविधान की धर्मनिरपेक्ष विशेषता होता है। न्यायिक समीक्षा में संविधान की धर्मनिरपेक्ष विशेषता। संसदीय प्रणाली अधिकारों का विभाजन, संसदीय प्रणाली में अधिकारों का विभाजन। समानता का नियम दोस्तों संविधान में संशोधन के लिए संसद के सीमित अधिकार, तो संविधान में संशोधन के लिए संसद के सीमित अधिकार। सैनिक कानून, मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन विचार करना तो अनुच्छेद 34 मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों का प्रावधान करता है, जबकि सैनिक कानून लागू है दोस्तों,
या संसद को किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी क्षेत्र में जहां सैनिक कानून लागू था व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में क्षतिपूर्ति करने का अधिकार देता है दोस्तों। सही बात है। संसद ऐसे क्षेत्र में पारित किसी भी सजा दी गई सजा जब्ती आदेश या सैनिक कानून के तहत किए गए अन्य कृत्य भी मान्य कर सकती है दोस्तों। आपका सभी सही है दोस्तों, आपका तीनों सही है। इनमें से सभी सही है दोस्तों, सभी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष चाहिए दोस्तों। कितने? 30 वर्ष दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर का निर्वाचन निकाय एक लोकतंत्र की मूल इकाई है दोस्तों। मूल इकाई क्या होगी दोस्तों? ग्राम पंचायत होगा, ग्राम पंचायत दोस्तों। चलिए देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों? इस अधिनियम ने शक्तियों को 3 अनुसूचियों में विभाजित कर दिया दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक इस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था और दलित वर्ग के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया दोस्तों। आपका एक से अधिक सही है दोस्तों। इसमें जो है एक से अधिक आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक धन विधेयक है या नहीं यह तय करने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष के पास है। किसे? लोकसभा अध्यक्ष के पास दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के लोकतंत्र को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है दोस्तों? अभिजात जाति की राजनीति दोस्तों लोकतंत्र को प्रभावित करने वाला कारक है दोस्तों। आपका बी सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है? कौन भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है दोस्तों? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया का धीमा होना और पहुंच से बाहर होना, अदालती प्रक्रिया में प्रबंधन प्रथाओं के पुरातन, जनहित याचिका दोस्तों। तो क्या होगा? जनहित याचिका होगा दोस्तों। फिर से क्वेश्चन को देखा जाए एक बार दोस्तों। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है तो आपका हो जाएगा जनहित याचिका दोस्तों। चलिए, सामाजिक विभाजन से निपटने में लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? सामाजिक विभाजन से निपटने में लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतियोगिता के कारण राजनीति में सामाजिक विभाजन परिलक्षित होता है दोस्तों। फिर आगे देखिए, फिर लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विघटन की ओर ले जाता है दोस्तों। क्या होगा? सामाजिक विभाजन की ओर ले जाता है, यही गलत है दोस्तों। यहाँ गलत पूछ रहा है दोस्तों। देखिए कि लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो देखिए, जो सही नहीं है वो आपका हो जाएगा लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विघटन की ओर ले जाता है, ये आपका गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, देश का आकार चाहे बड़ा हो या छोटा, सामाजिक विभाजन मौजूद है। बेल्जियम में कई समुदाय हैं, हालांकि यह एक छोटा देश है। भारत एक बड़ा देश है और उसमें कई समुदाय हैं। स्वीडन और जर्मनी का उदाहरण, ये प्रवासियों की आमद के कारण समाजों में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, फिर भी वे विघटित नहीं हुए। ये लोकतांत्रिक देश है। अधिकांश देश बहुसांस्कृतिक हैं और लोकतंत्र की नींव पर चलते हैं। इससे समाज का विघटन नहीं हुआ और अधिकांश राष्ट्र अभी भी एकजुट हैं। हालांकि भारत में कई सामाजिक अंतर और सामाजिक विभाजन है, लेकिन इससे भारत का विघटन नहीं हुआ। भारत में विविध धर्म, भाषा, संस्कृति और फिर भी भारत में जीवित लोकतंत्र से अनुभव की जा सकने वाली सकारात्मकताओं के कारण भारत एकजुट है। तनाव और गहरे सामाजिक विभाजन संभवतः तब पैदा होते हैं जब सामाजिक अंतर अतिव्यापी होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार का समाज में विघटन की ओर नहीं ले जाता है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। कौन सा कथन 10वीं अनुसूची से संबंधित है दोस्तों? नामित सदस्य आयोग ठहराए जाते हैं यदि वह किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं दोस्तों। आपका गलत है दोस्तों, ये भी गलत है। आपका इस नामित सदस्य आयोग ठहराए जाते हैं यदि वह किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं। सही है दोस्तों। किसी विलय, इनमें से कोई सही ना दोस्तों। आपका ये सभी गलत है। देखिए, 10वीं अनुसूची 52 संविधान 1985 में बाद में अस्तित्व है दोस्तों। दल आपका हो जाएगा कि
वह अपनी स्वेच्छा से ऐसी राजनीतिक पार्टी में छोड़ देते हैं यदि वह पार्टी की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी भी दिशा में विपरीत सदन में मतदान में भाग लेने से इनकार करता है। दोस्तों देखिए, यदि कोई सदस्य किसी अन्य पार्टी के साथ पार्टी में होने के परिणाम स्वरूप अपनी पार्टी छोड़ देता है, विलय तब होता है जब पार्टी के 2/3 सदस्य मेल के लिए सहमत होते हैं। 51वां संविधान संशोधन 2003 में ये दिया गया था। दोस्तों दूसरा देखिए गलत हो गया वो दोस्तों, एक ये वाला तो आपका गलत ये भी हो गया। और देखिए तीसरा देखिए आपका क्या है, यदि कोई सदस्य सदन में प्रधान अधिकारी के रूप में चुने जाने के बाद स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या कार्यालय संभालने के बाद उसमें शामिल हो जाता है तो कार्यालय गरिमा और निष्पक्षता निर्णायक प्राधिकरण पीठासीन अधिकारी का पूर्व निर्णय अंतिम होता है और किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं किया जा सकता। आपका ये भी गलत है दोस्तों, मतलब तीनों आपका इसमें कोई भी सही नहीं है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इनमें से सभी गलत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग गठन राष्ट्रपति लगातार कई वर्षों से किया जाता है। दोस्तों चुनाव आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा लगातार कई वर्षों से किया जाता है। सही बात है दोस्तों। चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयोगों कार्यकाल क्षेत्रीय आयोगों के कार्यालय का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये भी आपका सही है। चुनाव आयोग के 3 सदस्यीय निकाय हैं जिसमें 6 वर्ष के कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा हो। दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका 1 से अधिक होगा दोस्तों इसमें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार सरकार द्वारा पंचायतों के विभिन्न कार्यों और दायित्वों से संबंधित कितने विषय सौंपे गए दोस्तों? 29 विषय सौंपे। कितने दोस्तों? 29 विषय सौंपे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा की सबसे अधिक सीटें इनमें से किस राज्य में है दोस्तों? लोकसभा सबसे अधिक सीटें यूपी में दोस्तों। कहाँ पे? यूपी में दोस्तों 80 सीट है दोस्तों यूपी में। चलिए हम क्लियर करते हैं। यूपी में 80 सीट, महाराष्ट्र में आपका 48 सीट, तमिलनाडु में आपका दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उस राज्य का नाम बताएं जहां भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए दोस्तों। तो आपका बिहार है दोस्तों। कौन है? बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक राजनीतिक दल को अधिकतम दान राशि क्या मिल सकती है दोस्तों? एक राजनीतिक दल को अधिकतम दान राशि 2000 रुपये मिल सकती है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी स्रोत से प्राप्त दान की अधिकतम राशि 2000 रुपये होगी। निर्वाचन बॉन्ड जारी करने के लिए RBI अधिनियम को एक संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है। राजनीतिक दलों को दानदाताओं से चेक या डिजिटल प्रणाली से दान प्राप्त करने का अधिकार होगा। एक दानदाता बैंक या डाकघर से चेक या डिजिटल लेनदेन इस बॉन्ड्स को खरीद सकता है। ऐसे भुगतान केवल पंजीकृत राजनीतिक दलों द्वारा किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? प्रधानमंत्री सिविल बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। ये गलत है दोस्तों। सिविल बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। दोस्तों कौन होते हैं सिविल बोर्ड के अध्यक्ष दोस्तों? तो कैबिनेट सचिव होते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब भारतीय संघ की कार्यपालक शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। ये भी गलत है। केंद्र सरकार के मंत्रालय विभाग ये प्रधानमंत्री की सलाह से गठित की जाती है दोस्तों। ये भी आपका मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की सलाह से ये गठन किया जाएगा मंत्रालय विभाग दोस्तों। आपका तीनों गलत है दोस्तों, इसमें एक भी सही नहीं है दोस्तों। इसमें जो है आपका एक भी क्वेश्चन सही नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस प्रकार के उपनिवेशवाद में आप आमतौर पर एक नए स्वतंत्र देश के विभिन्न क्षेत्रों में असमान भेदभावपूर्ण शक्ति संरचना देखते हैं दोस्तों? तो आंतरिक उपनिवेशवाद दोस्तों। किसमें? आंतरिक उपनिवेशवाद में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था दोस्तों? योजना आयोग 1950 में स्थापित किया। किस वर्ष दोस्तों? योजना आयोग जो स्थापित किया गया था 1950 में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान में विरोधी दल
कानून किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे दोस्तों? संविधान में विरोधी दल कानून संविधान में विरोधी दल कानून किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया दोस्तों। कब? 52वां संविधान संशोधन 1985 दोस्तों। चलिए, जब पीआईएल को भारतीय न्यायिक प्रणाली में पेश किया जाता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो जब पीआईएल को भारतीय न्यायिक प्रणाली में पेश किया गया तो उस भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती थे दोस्तों। कौन थे? पीएन भगवती थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, पर्यटन क्षेत्र के संबंध में कथनों विचार करना। पर्यटन बुनियादी ढांचा, उद्योग, खुदरा व्यापार, शिल्प उद्योगों के विकास को बढ़ावा देती है। यदि यह कुल पंजीकृत नौकरियों में दुनिया की सबसे बड़ी तृतीय गतिविधियां दोस्तों। बढ़ी हुई छुट्टियां मांग के कारण पर्यटन विकसित हुआ। आपका तीनों सही है दोस्तों। आपका जो है आपका तीनों इसमें सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या बोला जा रहा है? कौन सा क्षेत्र निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है दोस्तों? निर्मित वस्तुओं का जो उत्पादन करता है वो माध्यमिक सेकेंडरी क्षेत्र है दोस्तों। चलते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए, आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है कच्चे माल निष्कर्षण से जुड़े, और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और निर्माण से जुड़े, और तृतीय श्रेणी में दोस्तों माल के बजाय सेवाएं प्रदान करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र में दोस्तों? तो भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों के आधार से 3 क्षेत्रों में, कितने? 3 क्षेत्रों में शामिल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संदर्भ में संदर्भ में विचार करें। एनएचआरसी सिपाही संबंधित सरकार प्राधिकरण के एक बाध्यकारी है दोस्तों। राष्ट्रीय महिला आयोग एनएचआरसी प्रधान सदस्य है दोस्तों। आपका 2 सही है दोस्तों। 1 वर्ष की समाप्ति के बाद मानवाधिकारों की उल्लंघन के मामले जांच नहीं करते। आपका 2 और 3 सही है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा संवैधानिक आरक्षण अधिकार दिया गया था दोस्तों। एनएचआरसी मानवाधिकार के संरक्षण और प्राधिकार के लिए जिम्मेदार है, जिसे इस अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया। संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित और भारत की अदालतों द्वारा लागू करने का योग है दोस्तों। देखिए, अब अपनी स्थापना के समय से ही आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में स्पष्ट किए गए अपने अधिदेश के अनुसार मानव अधिकारों के नियंत्रण प्रयास किया है दोस्तों। निर्णय केवल अनुशासनात्मक है, इसलिए एक गलत है। सरकार उन्हें लागू कराने के लिए बाध्य नहीं है दोस्तों। और उच्च न्यायालय एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें को चुनौती देने के लिए खुला है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे दोस्तों। आपका पॉलिटिक कंप्लीट हो गया दोस्तों। चलिए हम लोग अब ज्योग्राफी 40 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित को उनसे संबंधित वर्ष के अनुसार कालानुक्रम प्रथम से अंत तक व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। तो देखिए, पहले आपका आ जाएगा पेरिस। पहले क्या होगा दोस्तों? पहले आ जाएगा आपका ब्रटलैंड आयोग आएगा पहले दोस्तों, प्रारंभ में। उसके बाद आपका आ जाएगा फिर एजेंडा 21 दोस्तों। उसके बाद आपका आएगा क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद पेरिस समझौता दोस्तों। देखिए, बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर आपका ए आएगा और सी आएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, बी डी ए सी दोस्तों। चलिए हम लोग इसका थोड़ा डिस्कशन भी देख लेते हैं दोस्तों। ब्रटलैंड आयोग जैसे बी दोस्तों। देखिए, ब्रटलैंड आयोग औपचारिक रूप से पर्यावरण और विकास का विश्व आयोग के रूप में जाना जाता है। 1983 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। इसने सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया और 1987 में अपनी रिपोर्ट को अवर कॉमन फ्यूचर जारी किया। रिपोर्ट में सतत विकास की अवधारणा पेश की और निर्णय लेने में पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक कारकों के विचार करने के महत्व को प्रकाश डाला। एजेंडा 21 देखिए, एजेंडा 21 दोस्तों व्यापक, और यह एक एजेंडा 21 एक व्यापक कार्य योजना है जिसे 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने अपनाया गया था। आगे देखिए,
इसने सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करते हुए सतत विकास के लिए एक खाका प्रदान किया। एजेंडा 21 विश्व, वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सतत विकास प्राप्त करने की रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा रूप में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करना और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना दोस्तों। प्रोटोकॉल 2005 में लागू हुआ और भाग लेने वाले देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस कटौती के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया दोस्तों। देखिए पेरिस समझौता दोस्तों, पेरिस समझौता 2015 में UNFCCC ने 21वें पक्ष सम्मेलन COP21 में अपनाया गया था दोस्तों। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों में 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक सीमित करके और तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों का पीछा करते हुए जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस स्वमन अनुकूल और विकासशील देशों में समर्थन के स्वैच्छिक प्रतिबंधों पर निर्धारित है दोस्तों। झूमिंग किसी देखिए, झूमिंग भारत में होता है दोस्तों, छेना आपका ब्राज़ील में होता है, लदांग आपका मैक्सिको में होता है, टोंगिया म्यांमार, टोंगिया क्या होता है म्यांमार में दोस्तों, लदांग मैक्सिको में, छेना ब्राज़ील में, झूमिंग भारत में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। निम्न में कौन सुमेलित है दोस्तों? सुमेलित है प्रश्न दोस्तों, ये गलत है, हम गलत पढ़ दिए दोस्तों। आपका पूछ रहा है कि कौन सुमेलित है, तो देखिए आपका जो सुमेलित है छेना दोस्तों ब्राज़ील में होता है, आपका ये सही है दोस्तों, आपका केवल 2 सही है दोस्तों, उसके बाद सभी गलत था दोस्तों। देखिए हम लोग अब इसका डिस्कशन करते हैं। स्थानांतरित कृषि 6 दोस्तों, कुनको आपका ब्राज़ील में होता है, कुनको ब्राज़ील में, रोका ब्राज़ील में दोस्तों, छेना श्रीलंका में दोस्तों, छेना जो है श्रीलंका में दोस्तों। रुक जाइए दोस्तों, आपको हम गलत थोड़ा बता दिए हैं। देखिए इसमें जो है छेना ब्राज़ील में नहीं है दोस्तों, ये गलत है। आपका झूमिंग भारत में 2 सही है दोस्तों, और लदांग मैक्सिको में, ये आपका 2 सही, यही ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। इसलिए आप अकबका के गलत नहीं मारिएगा, क्योंकि वो नहीं दिया गया। देखिए कुनको आपका वेनेजुला में होता है, रोका आपका ब्राज़ील में, छेना आपका श्रीलंका में छेना दोस्तों, तमराई तमिलनाडु थाईलैंड में, तमराई का थाईलैंड में दोस्तों। और देखिए हुमा दोस्तों इंडोनेशिया, हुमा का इंडोनेशिया में, लोगान पश्चिमी अफ्रीका में, मसूल जेरे नदी घाटी में मसूर है दोस्तों। देखिए भारत में झूम खेती के स्थानीय नाम देखिए, झूम दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत है, झूम जो है उत्तर पूर्वी भारत है, पोडू आपका आंध्र प्रदेश है, पोडू दोस्तों आंध्र प्रदेश में, विंगा और धावी दोस्तों उड़ीसा में, विंगा और धावी उड़ीसा में दोस्तों, और बन्ना आपका राजस्थान है, बन्ना का राजस्थान में दोस्तों। देखिए भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है दोस्तों? भूमिगत कोयले का दहन जो होता है वो आपका झारखंड में होता है दोस्तों। कहाँ होता है? झारखंड से निकाला जाता है भूमिगत कोयले दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए निम्न में कौन लो अयस्क बेलाडीला की खनन, लो अयस्क बेलाडीला में खनन किया जाता है दोस्तों? तो हेमाटाइट का किया जाता है। किसका किया जाता है? हेमाटाइट का दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए रामपुरवा अंगूचा क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो लो अयस्क के लिए नहीं है दोस्तों। रामपुरवा अंगूचा क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? आपका ये नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तांबा भी नहीं है दोस्तों। आपका जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रामपुरवा अंगूचा जो है जस्ता उत्पादन के लिए दोस्तों। देखिए रामपुरवा अंगूचा जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रामपुरवा अंगूचा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित एक जस्ता और सीसा खदान दोस्तों। भारत सरकार के खान और भूविज्ञान निदेशालय के एक भवन TC रामपुरिया और द्वारा अगस्त 1970 में रामपुरवा अंगूचा भंडार की खोज की दोस्तों। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL के पास इसमें जस्ता और सीसा का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है दोस्तों। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने फरवरी 1980 में ड्रिलिंग शुरू की और जमा की और अनुमान के संबंध में एक रिपोर्ट 1981 में प्रस्तुत की दोस्तों। इस खदान का विकास 1988 में शुरू हुआ और पहला अयस्क उत्पादन मार्च 1991 में हुआ था। रामपुरवा अंगूचा खुली खदान और भूमिगत खदान का संयोजन है दोस्तों। देखिए यह मेघालय में जोवाई और चेरापूंजी में प्रसिद्ध है दोस्तों। मेघालय में जोवाई और चेरापूंजी में प्रसिद्ध है दोस्तों। ये कौन है दोस्तों? चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं।
जब मेघालय में जोवाई और चेरापूंजी स्थित है। यह हो जाएगा आपका दोस्तों, यह कोयले की खनन का एक आदिम और जोखिम भरा तरीका नहीं है दोस्तों। आपका एक गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए विकल्प 2 रेत हॉल खनन दोस्तों, यह कोयला खनन का एक आदिम और जोखिम भरा तरीका है दोस्तों। मेघालय में कोयला खनन के लिए एक प्रचलित प्रथा बनी हुई है। देखिए जेवाई और चेरापूंजी में कोयला खनन एक परिवार के सदस्य के रूप में लंबी सक्रिय सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेत हॉल खनन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इसलिए जेवाई और चेरापूंजी में प्रसिद्ध है दोस्तों। देखिए इसमें बहुत छोटी सुरंग खोदना इसमें बहुत छोटी सुरंग खोदना शामिल है, आमतौर पर केवल 3-4 फीट लंबी है, जिसमें श्रमिक अक्सर प्रवेश करते हैं और कोयला निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। राजस्थान डैश का एकमात्र उत्पादक है दोस्तों। राजस्थान किसका उत्पादन है? टीन का दोस्तों। राजस्थान आपका शीशा और जस्ता का, किसका है? शीशा और जस्ता का उत्पादन राजस्थान करता है दोस्तों। टीन का तो उड़ीसा करता है दोस्तों। ठक्करकोट लघु खनिज निष्कर्षण के लिए पहली सार्वजनिक सुनवाई कहाँ आयोजित की गई थी? ठक्करकोट लघु खनिज निष्कर्षण के लिए पहली सार्वजनिक सुनवाई कहाँ की गई दोस्तों? ये आपका जम्मू कश्मीर में होगा दोस्तों। कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ठक्करकोट यह जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ग्राम चिन्ह में आज तहसील ठक्करकोट में लघु खनिजों खनन की पर्यावरण मंजूरी के लिए सुनवाई आयोजित की गई थी दोस्तों। कोगिनजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पर्यावरण सलाहकार लिमिटेड परियोजना के प्रस्तावक का प्रतिनिधित्व करता है। अभिनव मिश्रा ने दर्शकों को खनन विधि सहित प्रस्तावित खनन परियोजना के विवरण और क्षेत्र में खनन से अनुमानित प्रभाव को पर्यावरण प्रबंधन योजना और कॉर्पोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी के तहत प्रस्तावित उपायों के बारे में जानकारी दी जाती है दोस्तों। चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के कौन सी मध्य प्रदेश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित जल विद्युत परियोजना है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सी मध्य प्रदेश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित जल विद्युत परियोजना है? तो ये आपका है दोस्तों, कौन सी दोस्तों? बागी परियोजना। कौन है? बरगी परियोजना दोस्तों। कौन है? बरगी परियोजना है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की पहली स्वदेश रूप विकसित जल विद्युत परियोजना बरगी परियोजना थी। 1988 में विकसित किया गया था दोस्तों। इसकी क्षमता 90 मेगावाट है दोस्तों। देखिए मध्य प्रदेश की पहली ताप विद्युत परियोजना नेपानगर बुरहानपुर चांदनी ताप विद्युत गृह 1953 में स्थापित। इसका उपयोग नेशनल न्यूज प्रिंट मिल नेपानगर को बिजली की आपूर्ति के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना 1960 में विकसित गांधी सागर विद्युत परियोजना थी दोस्तों। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है दोस्तों। कुलन नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये आपका तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों? अक्षय ऊर्जा का स्रोत आपका पवन ऊर्जा दोस्तों। कौन है? पवन ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का स्रोत दोस्तों। आपको कौन आएगा? अक्षय ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा दोस्तों। अक्षय ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई भारत में किस राज्य में है दोस्तों? कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई भारत में MP में है दोस्तों। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में अधिकतम लंबाई कर्क रेखा की है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कौन सा असम हिमालय की सही विवरण है दोस्तों? असम हिमालय का सही विवरण है। असम हिमालय का जो सही विवरण है दोस्तों, सतलुज तीस्ता देखिए असम हिमालय का जो सही विवरण तीस्ता दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय कहते हैं दोस्तों। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच को असम हिमालय कहते हैं। देखिए पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 610 मीटर है दोस्तों। 600 से 610 मीटर तक है दोस्तों पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पूर्वी घाट 610 मीटर है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 से 610 मीटर है। पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट के साथ पहाड़ों की एक औसत श्रृंखला है दोस्तों। जिंदवाड़ा देखिए 1680 में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। सेवराय हिल्स और जवाड़ी हिल्स पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है दोस्तों। नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय में देखिए मिलाना है दोस्तों। क्वेश्चन है कौन सा मिलता है? नामचा बरवा आपका नंदा देवी और नौकरी हिमालय नौकरी दोस्तों। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग। इसमें सिर्फ नंदा देवी कुमायूं हिमालय सही है दोस्तों। आपका एक सही है, 2 और नामचा बरवा गढ़वाल गलत है दोस्तों और नौकरी भी गलत है दोस्तों। देखिए चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
नोकरेक जो है दोस्तों, नोकरेक हिमालय ये मेघालय में, कहाँ पे दोस्तों, मेघालय में है। मेघालय में नोकरेक है। और आप नामचा बरवा जो है ये आपका गढ़वाल हिमालय के उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तर पूर्वी राज्य गढ़वाल हिमालय के है दोस्तों। आपको कहाँ पे है, गढ़वाल हिमालय भारतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। नामचा बरवा जो है हिमालय में नहीं है, गढ़वाल हिमालय भारतीय दूसरा और दूसरी लेकिन नामचा बरवा उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है, जबकि गढ़वाल हिमालय आपका उत्तराखंड में स्थित है। नामचा बरवा कहाँ, उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है, जबकि गढ़वाल हिमालय जो है दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। इसलिए ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों। चलिए आपका केवल 2 सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कौन सा देश चीन में सीमा साझा नहीं करते तो चीन के साथ, तो आप लोग जानते हैं चीन के साथ जो सीमा साझा नहीं करेगा, अरुणाचल प्रदेश करेगा, हिमाचल भी करेगा दोस्तों, लेकिन पश्चिम बंगाल चीन से सीमा साझा नहीं करती, ये बांग्लादेश से सीमा साझा करती है दोस्तों। हरिके बैराज जहाँ से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर निकलती है, किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो हरिके बैराज जो जहाँ से निकलती है वो आपका कहाँ पे है, पंजाब में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे है हरिके बैराज दोस्तों, पंजाब में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कौन सी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो आपका सतलुज नदी है दोस्तों। देखिए सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलुज नहीं है दोस्तों, आपका चिनाब नदी होगा। क्या हुआ, चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है दोस्तों। कौन है, चिनाब नदी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ओखला बैराज पर यमुना की कौन सी नहर निकाली गई दोस्तों, ओखला बैराज पर गुड़गांव नहर निकाली गई। ओखला बैराज पर यमुना से कौन सी नहर निकाली गई, तो गुड़गांव नहर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कौन सा सहायक नदी युग्म सुमिलित नहीं है दोस्तों, कौन सा सहायक नदी का युग्म, प्राणहिता महानदी दोस्तों। आपका ये सही, प्राणहिता महानदी पे ये आपका सही है दोस्तों। उसके बाद देखिए हेमावती कावेरी दोस्तों, मालप्रभा कृष्णा, ये आपका गलत है दोस्तों। तो गलत कहाँ पे होगा ये थोड़ा आप लोग जान लीजिए, जो कि आगे काम देगा दोस्तों। देखिए हेमावती कावेरी नदी के बाएं किनारे में सहायक नदी दोस्तों, हेमावती जो है क्या पूछ रहा है, कौन सुमिलित नहीं है दोस्तों, सॉरी। देखिए सुमिलित नहीं है प्राणहिता दोस्तों, ये आपका गोदावरी पे होगा। कहाँ पे होगा, गोदावरी की लंबी होगी। प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी गोदावरी की प्रमुख बाएं किनारे में सहायक नदियाँ दोस्तों, ये गोदावरी की होगी दोस्तों। किसकी, गोदावरी की। इसलिए आपका ये गलत है। अब ये सही है दोस्तों। और मालप्रभा कृष्णा ये भी सही है आपका दोस्तों, 2 और 3 सही था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार का निम्नलिखित में कौन सा आंध्र भूमि रामसर स्थल है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं आंध्र भूमि रामसर स्थल जो है कांवर ताल है दोस्तों। कौन है, कांवर ताल दोस्तों। ये आपका बेगूसराय में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है, बेगूसराय जिला में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी दोस्तों, चाय बागानों की स्थापना जो की गई थी ये आपका ठाकुरगंज में सॉरी दोस्तों किया गया था। कहाँ पे, चाय बागानों की स्थापना ठाकुरगंज में की गई थी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बिहार के चाय बागान दोस्तों, बिहार में ठाकुरगंज में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। राज्य का चाय व्यवसाय पूर्वोत्तर बिहार के ठाकुरगंज क्षेत्र में फला फूला है, जो दार्जिलिंग से 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। और वहाँ यहाँ की मृदा जलवायु असम के समान है, यहाँ की मृदा की जलवायु असम के समान है। डॉक टी एस्टेट वह चाय बागान है जिसमें पूरे देश में बिहार के लोकप्रिय बनाता है डॉक टी दोस्तों। डॉक जो इससे बीच बहने वाली नदी से अपना नाम ग्रहण करता है और स्थापना 1998 में सिलीगुड़ी के चाय उद्योग के दिग्गज राजीव लोचन ने की थी। यह चाय के साथ खेती की जाने वाली 35 एकड़ की मामूली संपत्ति है। प्रारंभ में वृक्षारोपण ने पत्तियों का उत्पादन किया, जो निकटवर्ती चाय कारखानों को आपूर्ति की जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे। भारतीय राज्य बिहार किशनगंज जिले में ठाकुरगंज है दोस्तों। कहाँ पे, किशनगंज जिले में दोस्तों। देखिए बिहार राज्य में दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, बिहार राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी तो आपका बागमती है। कौन है दोस्तों, बागमती है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों, नेपाल के साथ जो अपना सीमा साझा नहीं करता है वो आपका दोस्तों हो जाएगा शिवहर दोस्तों। शिवहर जो है
आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी ये दोनों करता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार का शिवहर जिला पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर जिला से घिरा है दोस्तों। बिहार में भारत के पूर्वी हिस्सों में स्थित राज्यों में से एक है दोस्तों। देखिए बिहार में ऐसे केवल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आपका कौन कौन है याद कर लीजिए। पश्चिम बंगाल, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया दोस्तों। ये सब जो है सीमा साझा करते हैं नेपाल से। तो पश्चिम बंगाल, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया दोस्तों। चलिए हम लोग और किशनगंज है दोस्तों। देखिए कौन सी चट्टान ज़्यादातर बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में पाई जाती है दोस्तों। कौन सी चट्टान जो ज़्यादातर बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में पाई जाती है। तो ये जो पाई जाती है ये आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान है। कौन सी दोस्तों, दक्षिण पूर्व में धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टान देखिए दोस्तों, बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों के प्रकार। चलिए हम लोग देख लेते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टान मुंगेर, जमुई, नवादा जैसे दक्षिण पूर्वी भागों में पाई जाती है। धारवाड़ चट्टान क्वार्टजाइट, फिलानाइट, गिनीस, शिस्ट और स्लेट से बनी होती है। विंध्यान चट्टान यह दक्षिण पश्चिम भाग में कैमूर जिले और रोहतास जिले में सोन नदी घाटी के बीच पाई जाती है। विंध्यन चट्टान बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट्स और सेल से बनी है दोस्तों। तृतीय चट्टान यह बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में पाई जाती है। तृतीय चट्टान का निर्माण यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच टेथिस सागर में जमा तलहट के जमाव से होता है। चतुष्कोणीय चट्टान हिमालय और छोटा नागपुर पठार के बीच नीचे खड्डों में चतुष्कोणीय चट्टान पाई जाती है। यह बलुआ पत्थर, जलोढ़ और संगठित संगूठिका, मोटी बजरी आदि में से बनी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो दोस्तों, आंध्र पर्णपाती वन बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में पाया जाता है दोस्तों। आंध्र पर्णपाती वन ये पाया जाता है आपका आंध्र पर्णपाती वन दोस्तों बिहार के किशनगंज जिला में। कहाँ पे दोस्तों, किशनगंज जिले में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंध्र पर्णपाती वन बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित सोमेश्वर पहाड़ियों में पाया जाता है। वे वन किशनगंज जिले और बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र बिहार में हिमालय तराई बेल्ट में भी पाए जाते हैं। देखिए यहाँ वर्षा 120 सेमी से अधिक होती है। साल सबसे प्रचुर वृक्ष है। इस जंगल में अन्य पेड़ जैसे चंपा, अशोक, आम, करंज आदि पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन बिहार के सबसे प्रचुर वन है। ये बिहार में मैदानी और प्रायद्वीपीय क्षेत्र दोनों में पाए जाते हैं। शीशम, महुआ, खैर और अमिया, हर्र आदि कुछ किस्में मुख्य रूप से इन वनों में पाई जाती है। देखिए पर्वतीय उष्णकटिबंधीय वन असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से पाए जाने वाले वृक्ष दालचीनी, रोडेडन, जैतून आदि हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु की पंजीकरण किसके द्वारा किया गया दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का आरोही क्रम सजाना दोस्तों। जनगणना अनुसूचित जनजाति है दोस्तों, ये ध्यान देना है दोस्तों। आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों फिर मिजोरम हो जाएगा, फिर नागालैंड, फिर मेघालय दोस्तों। चलिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में भारत की किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है दोस्तों। तो ये आपका किसमें पाया जाता है दोस्तों, दमन और दीव में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग खाद और चारा फसलों को उगाने और पशुओं को पालने के लिए भी किया जाता है दोस्तों। तो ये होता है आपका मिश्रित कृषि दोस्तों। किस प्रकार की कृषि में होता है, मिश्रित कृषि में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। चलिए भारत में डैश से अवधि सामान्य वर्षा के आगमन का
समय है जो अचानक बढ़ती और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसे मानसून के विस्फोट के रूप में जाना जाता है। क्या पूछा गया दोस्तों? भारत में डैश से अवधि समान वर्षा के आगमन का समय है जो अचानक बढ़ती हुई और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसे मानसून के विस्फोट के रूप में जाना जाता है। ये आपका हो जाएगा साथियों जून के शुरुआती और सितंबर के मध्य तक दोस्तों। कब होगा? जून के शुरुआत में और सितंबर के मध्य तक होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अभ्यारण्य को टाइगर के लिए नहीं जाना जाता है दोस्तों? किस अभ्यारण्य को टाइगर के लिए नहीं जाना जाता है? तो कंबल अभ्यारण्य है। उसके बाद देखिए आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। तो आपका जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? गेंडा के लिए। इसलिए बाघ के लिए नहीं जाना जाएगा दोस्तों, दुधवा और कंबल जाना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सी मिट्टी भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता, बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थों वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों पीट मिट्टी। किसमें दोस्तों? पीट मिट्टी में दोस्तों। फिर से इस क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कौन सी मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता और बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थों वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये पीट मृदा दोस्तों। कौन सी? पीट मृदा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पीट मिट्टी देखिए। पीट मिट्टी भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता और बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थों में पाई जाती है। पीट मिट्टी भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की अच्छी वृद्धि होती है दोस्तों। इस मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ 40 से 50% तक भी जा सकते हैं। इस यह मिट्टी सामान्य रूप से भारी और काले रंग की होती है। यह बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु में तटीय व्यापक रूप से पाई जाती है। देखिए कपड़ों को वहाँ बनाया जा सकता है जहाँ कपास का स्रोत, कामगारों की आबादी एवं जहाजरानी के लिए परिवहन तंत्र सभी उपलब्ध हो। निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण आपका दोस्तों किसका है? तो ये आपका हो जाएगा स्थिति का उदाहरण। किसका दोस्तों? स्थिति का उदाहरण है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आपका हो जाएगा क्या उपाय किया जाना चाहिए जिससे निकट भविष्य में संभावित संसाधनों का उपयोग किया जा सके? क्या उपाय किया जाना चाहिए जिससे निकट भविष्य में संभावित संसाधन का उपयोग किया जा सके? तो दोस्तों ये हो जाएगा उस संसाधन का इस्तेमाल को लेकर नीति बनाकर समाज की जागरूकता फैलाकर दोस्तों। उसके बाद दिया गया संसाधन से जुड़ी प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाकर दोस्तों। आपका ये सटीक है दोस्तों। संसाधन से जुड़ी हुई प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाकर दोस्तों किया जाना चाहिए जो कि भविष्य के लिए भी बचा रहे दोस्तों, आगे पीढ़ी भी इसे यूज करे। बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं दोस्तों? बड़े पैमाने वाले मानचित्र दर्शाते हैं महाद्वीप और सागर दोस्तों। क्या दर्शाते हैं? बड़े पैमाने वाले मानचित्र आपका गांव और शहरी इलाके को दर्शाते हैं। किसे दोस्तों? गांव और शहरी इलाकों को दर्शाते हैं बड़े पैमाने वाले मानचित्र दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। देखिए आपका है कि कौन सा यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र है दोस्तों? यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है दोस्तों, क्योंकि युद्ध हो रहा है इसलिए वहाँ से क्वेश्चन ले सकता है दोस्तों। तो डोनेस्टक है दोस्तों। कौन है? डोनेस्टक दोस्तों। यूक्रेन से सबसे बड़ा कोयला उत्पादक डोनेस्टक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डोनेस्टक देखिए। डोनेस्टक पूर्वी यूक्रेन में स्थित है। डोनेस्टक कहाँ है? पूर्वी यूक्रेन में स्थित एक शहर है दोस्तों। और